नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करेंगे, दीन दयाल उपाध्याय स्कीम। मैंने पहले भी इस स्कीम के बारे में बात की थी, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे डाउट्स आए थे, क्वेरीज आई थी, और व्हाट्सएप पे भी फिर मैसेज आते हैं कस्टमर के, भाई कैसे होगा, क्या होगा। तो आज एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बाकायदा बताऊँगा, तो साथ के साथ आपको मैं यूट्यूब पर उसको दिखाऊँगा भी, वीडियो रिकॉर्ड करके भी, कैसे आगे काम चलता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था इस स्कीम को चलाने का, वो उद्देश्य था कि परिवार में किसी भी सदस्य की अगर अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, यानी कि नेचुरल डेथ जिसको बोला जाता है, या फिर मान लो दुर्घटना के कारण व्यक्ति का या जिनके साथ दुर्घटना हुई है उनका 70% शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसको विकलांगता बोलते हैं, तो वो उस स्कीम के तहत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग पूरे अच्छे से मैंने टॉपिक को तैयार किया है, और हम इसमें सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे से सारी चीज़ों को समझा पाऊँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद मैं आपको आराम से एक एक चीज़ें समझाऊंगा, सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई। तो अभी क्या है, मैं एक और फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ स्टार्ट से लेके अंत तक, जिसमें मैं आपके सारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करूँगा। यहाँ पर देखो, हम आ गए हैं अभी स्क्रीन पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पे नाम है दीन दयाल उपाध्याय स्कीम, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इस स्कीम का उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, जिनके परिवार की सालाना कमाई 1,80,000 से कम है, उन परिवारों को दुर्घटना या फिर प्राकृतिक डेथ या विकलांगता पर सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अभी सहायता को लेने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, जिस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका लाभ कौन ले सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बता रखा है, परिवार की आय जो है 1,80,000 से कम हो, FIDR डाटाबेस, यानी कि जो आपका फैमिली ID का रिकॉर्ड है, उसमें आपका ये सारी चीज़ें पहले से दर्ज है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। परिवार पहचान नंबर होना चाहिए, जो 9 डिजिट का होता है। आपके पास फैमिली ID होना आवश्यक है, और उस फैमिली ID में जिसके साथ दुर्घटना हुई है या जिसकी मृत्यु हो गई है, उस परिवार के सदस्य का नाम जुड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसमें यहाँ पे देखो, तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, मृतक या विकलांग व्यक्ति की उम्र 6 साल से अधिक और 60 साल तक हो सकती है। यानी कि अगर कोई बच्चा 6 साल से कम है तो वो इसको लाभ नहीं ले सकता, और अगर कोई 60 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है तो वो भी लाभ नहीं ले सकता। यह स्कीम सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है जिनकी उम्र 6 से 60 साल के बीच में है। अच्छा, इसमें यहाँ पे घटना जैसे लिखा हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर ये सहायता राशि उन्हीं को मिलेगी या तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है या विकलांगता हो चुकी है, और वो भी 1 अप्रैल 2023 के बाद की होनी चाहिए। उससे पहले अगर कुछ ऐसा है तो उसको अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने साफ़ तौर पे सारी चीज़ों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अब अगर हम बात करें भी उम्र के हिसाब से कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी, तो उसका मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, जिसको आप बड़े आसानी से यहाँ से समझ सकते हो। तो यहाँ पे सहायता राशि के देखिए, यहाँ से 6 वर्ष से लेके, यहाँ पे जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, 6 वर्ष से लेके 12 साल तक का अगर कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है, तो उसको क्या कुछ रहेगा, उसको सहायता राशि कितनी मिलेगी, 1 लाख रुपये उसको सहायता राशि मिलेगी। 12 साल से लेके 18 साल तक अगर कोई बच्चा है या कोई गुड़िया है, उस केस में अगर ऐसा हो जाए तो उसको 2 लाख तक की सहायता उसके परिवार वालों को मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई 18 साल से लेके 25 साल तक का कोई व्यक्ति है, तो उसको 3 लाख तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। 25 साल से अगर 45 साल तक का कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, उस केस में सरकार द्वारा 5 लाख तक की मुआवजा राशि की यहाँ पर प्रावधान किया गया है। उसको 5 लाख तक का सहायता राशि या मुआवजा आप कह सकते हो मिलेगा। और अगर 45 साल से 60 साल की बात करें, तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 45 से 60 साल का अगर कोई
व्यक्ति या कोई महिला है तो उस केस में उसको 3 लाख तक की सहायता सरकार द्वारा प्राप्त मिलेगी। अब ये सहायता सभी को नहीं मिलेगी, इसके भी कुछ दायरे हैं, कुछ मतलब सीमाएं हैं जहाँ पर आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब मैंने इनके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो चलिए मैं उनको भी आपको एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे इन आप देख पा रहे हो अन्य शर्तें का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हरियाणा लेबर वेलफेयर, यानी कि जो अगर मज़दूर वर्ग जो होता है वो हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के अंदर पंजीकृत होता है, तो वहाँ पर अगर उनका नाम दर्ज है या वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में दर्ज है, जो चिनाई वगैरह बिल्डिंग बनाने से संबंधित काम करते हैं, तो उनको वहाँ से मुआवजा नहीं मिलता। तो यहाँ से आप दयालु स्कीम के तहत मुआवजा ले सकते हो। जो अगर मान लो कोई व्यक्ति है बिल्डिंग बनाने का काम करता है और उसकी ऐसे अचानक एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है, तो वहाँ से अगर उनको मुआवजा नहीं मिलता तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो मुआवजा ले सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करेंगे, क्लेम कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्लेम कैसे करें, इसके लिए मैंने आपको पहले बता रखा, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हमको यहाँ पर 3 महीने यानी कि 90 दिन के अंदर उस घटना का सारा दस्तावेजदारी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके इनका पोर्टल है उस पर क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अगर किसी को अप्लाई करना नहीं आता तो उसके रिगार्डिंग वो क्या कर सकता है, वीडियोस देख सकता है, यूट्यूब पे बहुत सारी है। 4 स्टेप का प्रोसेस है ये, सिर्फ 4 स्टेप का, और इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि काफ़ी सारे लोग स्कीमों का लालच देकर गलत तरीके से स्कीमों को अप्लाई करते हैं और फिर बाद में जिस परिवार में ऐसी दुर्घटना घटना हो जाए उनसे कमीशन लेने की कोशिश करते हैं। मैं मतलब जब इस तरह की बातें सुनता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है और मैं सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है। और आप सभी के लिए मैं ये वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप सभी को मैं थोड़ा सा जागरूक कर सकूँ इन चीज़ों के प्रति। देखिए हो क्या रहा है, सरकार ने पोर्टल बनाया है, जब कभी भी ऐसी कोई दुखद घटना होती है तो उनके परिवार वालों को उस पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होता है। अगर पंजीकरण करना आपको नहीं आता तो उसके लिए मैं भी आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूँगा। और उसमें समस्या क्या है, 4 स्टेप होते हैं, मेन जो 4 स्टेप होते हैं वो करने होते हैं। और जो सहायता राशि सरकार द्वारा दी जा रही है वो डायरेक्ट उसके परिवार के सदस्यों के भी खातों में आएगी, बैंक खातों में आएगी। किसी को भी आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी आप अप्लाई कराओगे, जैसे मैं स्कीम को अप्लाई करता हूँ, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, क्योंकि एक तरफ तो उनके परिवार में इतना बड़ा दुखद हादसा हो जाता है और परिवार में मतलब काफ़ी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती। ऐसी स्थिति में किसी से भी पैसा लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं लेने के चक्कर में भी नहीं पड़ता। अगर किसी को अप्लाई कराना है, किसी को पूछना है, मेरे से आके डायरेक्ट अपना पूछ सकता है, भाई ये कैसे होगा, मैं अप्लाई कर दूंगा। मैं स्कीम के पैसे बिल्कुल भी नहीं लेता अप्लाई करने के, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बीच में क्या है, बहुत सारे दलाल आ जाते हैं, भी मैं आपको मुआवजा दिला दूंगा, मैं आपको सरकार की तरफ से पैसा दिला दूंगा, आप मेरे को XYZ अमाउंट दे दीजिए, मैं आपको ये सहायता राशि दिलवा दूंगा। जबकि होता क्या है कि सरकार आपको सहायता राशि डायरेक्ट आपके खाते में देती है बिना किसी कागजी कार्रवाई के, क्योंकि सारी पारदर्शिता इसमें ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर है, तो वहाँ से आप अप्लाई करा सकते हो। फिर भी अगर कोई ऐसा करता है और आपको पता है भाई ये कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, हरियाणा सरकार ने ना ऑनलाइन CM विंडो पोर्टल लॉन्च किया हुआ है ग्राम दर्शन के नाम से। आप वहां पर जाकर उस व्यक्ति या कोई भी अधिकारी आपसे पैसे मांगता है तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, शिकायत दर्ज कर सकते हो, भी ऐसे ऐसे करके ये जो अधिकारी है मेरे काम करने के पैसे मांग रहा है, और आप वहां पर जाकर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं कि पैसा कैसे मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया बेनिफिशियरी अकाउंट में मिलता है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। देखो, अगर साधारण सदस्य मरा है, यानी परिवार के मुखिया को, जिसको परिवार का मुखिया बोलते हैं, अगर उनकी ऐसी स्थिति में कुछ हो जाती है और मुखिया जो है 60 साल से कम उम्र का है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई सदस्य नहीं बचा, मान लो परिवार में एक ही सदस्य था और उसी की अगर डेथ हो जाती है और फैमिली ID में आगे कोई सदस्य नहीं है, तो उसका लाभ फिर किसी को नहीं मिलेगा।
और एक चीज़ और है इसमें, लड़की का केस एक आता है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बड़े आराम से लिखा हुआ है, खास केस अगर मृतक की उम्र 25 से 45 साल है, घर में नाबालिग लड़की है, यानी कि अगर कोई पिता गुजर जाता है, माँ नहीं है और बच्चा भी छोटा है, तो उस स्थिति में लड़की को क्या है, उसके बैंक जो उसकी बेटी होती है उसको 2.5 लाख रुपए साथ के साथ मिल जाएंगे। नाबालिग है यानी कि 18 साल से वो कम है, और जब वो 18 साल की होगी तो उसको 2.5 लाख की सहायता राशि बाद में दी जाएगी। और ऐसे ही अलग अलग उम्र का अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। अब दिक्कत पता है क्या है, काफ़ी सारे लोग ना झूठ बोलकर भी स्कीम को अप्लाई करा लेते हैं। अप्लाई कराने की कोई दिक्कत नहीं है, समस्या ये है कि पकड़े जाने पर क्या किया जाएगा। अप्लाई तो आपने कर दी, पैसे भी ले लिए, अब बाद में अगर आप पकड़े जाते हो तो उसमें क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है सरकार द्वारा, तो एक बार उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरे अच्छे से बताया है। और जो इनके ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जो होता है दीनदयाल उपाध्याय स्कीम का, गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर भी बाकायदा मेंशन है ये चीज़ें कि अगर ऐसी कोई झूठी जानकारी देकर सहायता राशि या लाभ प्राप्त करता है सरकार द्वारा, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है 12% सालाना ब्याज के साथ पूरी राशि वापस सरकार द्वारा ली जाएगी। ठीक है, अब इस स्कीम को चलाता कौन है, हरियाणा सरकार ने एक अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट बना रखा है, वो इस स्कीम को क्या करता है, चलाता है। अब हरियाणा का जो ये है, हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसकी देखरेख करता है। आपसे अगर कोई इस तरह से पैसे मांगता है, भी आप मेरे को XYZ अमाउंट दे दो और मैं आपको सहायता राशि प्रदान करवा दूंगा, तो भाई आप कहाँ पे शिकायत कर सकते हो, एक तो आप CM विंडो पे शिकायत कर सकते हो, दूसरा कि आप इस डिपार्टमेंट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उस पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हो कि सर देखिए ऐसे ऐसे करके ये पैसे मांग रहा है। और ये स्कीम आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और जिन परिवार के सदस्य के साथ ये दुर्घटना होती है तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। और अगर एक्सीडेंट के तहत ये मृत्यु होती है तो एक्सीडेंट केस में फर्स्ट ऑफ ऑल FIR लॉन्च होती है, साथ के साथ आपको उस व्यक्ति को जिनका एक्सीडेंट हुआ है और जिनकी डेथ हो गई है तो उनको हॉस्पिटलाइज जब आप कराओगे, हॉस्पिटलाइज के बाद पोस्टमार्टम होता है, तो एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी साथ में लगानी पड़ती है एक्सीडेंटल केस में। वैसे ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है, इसमें कोई इशू आता नहीं, लेकिन अगर फिर भी इशू आए तो उन्हें 2 रिपोर्टें आपको अलग से निकलवा के रखनी है। एक FIR जो आप पुलिस को कराओगे भी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, साथ के साथ एक रिपोर्ट वो जो पोस्टमार्टम के बाद आपको मिलेगी हॉस्पिटल द्वारा, क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ पर लिखेगा कि इनकी डेथ एक्सीडेंट के कारण हुई है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, और देख के चलो भाई, अपना जिनको स्कीम अप्लाई कराना है डायरेक्ट अपना अप्लाई करा सकते हो, प्रोसेस बहुत सिंपल है, दलाल वगैरह के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि वो पैसे खा जाते हैं बीच में, और फिर आपके ऊपर है, आपको जैसे करना है करो भाई, जिसको पैसा देना है दलाल को दो, जिसको नहीं देना है मत दो। जहाँ से आप अप्लाई करा रहे हो वो भी उस व्यक्ति को भी पता है भी आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है कैसी नहीं है, आप सक्षम हो या ना हो, तो वो चीज़ें हैं। अब जैसे मैं तो इस स्कीम का अप्लाई करने का 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता भाई, जिसको अप्लाई करवानी हो कागज़ लेके आ जाए, मैं अप्लाई कर दूँगा। अगर नहीं आ सकते तो क्या कर सकते हैं, मैं उनको प्रोसेस बता देता हूँ, प्रोसेस के तहत आप अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी उनको नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, साइबर कैफ़े वाले के पास जाकर अप्लाई करवा सकते हो, वो जो भी उसकी जायज़ फ़ीस होगी 50-100 रुपये वो ले लेगा आपसे और इस स्कीम को अप्लाई कर देगा। बाकी जब आप जाते हो बाज़ार में इन चीज़ों का पता लगता है ना, दलाल काफ़ी सारे आ गए हैं अब तो, जैसे किसी परिवार में ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वो पैसे मांगते हैं भी आधा पैसा दे दो मैं स्कीम पास करवा दूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार ने बिल्कुल साफ़ सुथरा सिस्टम रखा है, आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद उनकी विंडो होती है 45 डेज़ की, यानी कि जैसे आपने अप्लाई किया पहले 45 दिन के अंदर तो वो चेक करेंगे सारी चीज़ें है या नहीं है, फिर नेक्स्ट 45 दिन में क्या करेंगे, वो आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में बेनिफिशरी के ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पीछे 1 नवंबर में जिन्होंने अप्लाई की थी तो उनका क्या हुआ कि बीच में गड़बड़ हो गई थी कुछ, तो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री साहब ने जो कैबिनेट की मीटिंग ली थी मई वाली, उसमें मई अप्रैल वाली, तो उसमें उन्होंने फ़ैसला कर दिया था भाई जिनकी राशि रुकी हुई है उनकी राशि ट्रांसफ़र की जाए, तो वो सारी राशि बेनिफिशरी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गई थी। 1-2 ने अप्लाई करवाया था, वो भी घबराए हुए थे कि हमको मिलेगा नहीं मिलेगा,
लेकिन जब उनके अकाउंट में पैसा आया तो उनको भी पता लग गया भी हाँ साफ़ सुथरा सिस्टम है। कोई भी अधिकारी आपसे पैसे मांगे, कोई भी बीच में आपसे पैसे लेने की कोशिश करे, ग्राम दर्शन नाम का पोर्टल है सरकारी, सीएम विंडो है, ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं देना, जाके आप मोबाइल से भी कंप्लेन कर सकते हो। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटा सा चैनल है, थोड़ी सी जानकारी पहुँचाने का काम करते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं यार, कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।